नमस्कार। फ्यूचर विल पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे थे एसएससी जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज। और जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज में हम प्रयास कर रहे थे कि एसएससी का एग्जाम का जो पैटर्न है, जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनके ट्रेंड को समझने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रयास की कड़ी के रूप में आज आपके सामने है सेट 19। देखते हैं इसका पहला जो क्वेश्चन है होने वाला है, वो क्वेश्चन जो है वो किससे है? ज्योग्राफी से है। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर खनिज की पहचान कीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल बिना कुछ डेटा के क्वेश्चन है, कंसेप्ट के रूप में है। तो ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है हरा क्रिस्टल। क्या यानी कि ये किसी न किसी मिनरल्स की क्या बता रहा है, उसके स्पेसिफिक उसके सिग्निफिकेंट बता रहा है। ठीक है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है क्या पूछा जा रहा है, वहां पर उस खनिज का नाम पूछेगा, भाई ऐसी विशेषता जो है, ठीक है, ऐसी विशेषता कौन से खनिज में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। हरा सा क्रिस्टल बेसाल्टिक चट्टानों में पाया जाता है। प्रमुख तत्व मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका होता है। यानी कि यहाँ पर कुछ मिनरल्स के नाम दे रखे हैं, कुछ रॉक्स के नाम दे रखे हैं। उनमें से आपको ये बताना है कि हरा क्रिस्टल किस में होता है और वह किस में पाया जाएगा। बेसाल्टिक चट्टानों में पाया जाएगा। ठीक है। और जो है उसमें प्रमुख तत्व के रूप में उसमें मैग्नीशियम, लोहा, सिलिका, ये सारी चीजें पाई जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो है एम्फीबोलाइट। कौन सा है? एम्फीबोलाइट है। जब हम एम्फीबोलाइट की बात करते हैं तो यहां पर जो है किसकी बात की जा रही है? खनिज की। किसकी बात की जा रही है? खनिज की। जबकि मेरे प्यारे बच्चे, हम बात जब कर रहे होते हैं किसकी? एम्फीबोलाइट की। तो एम्फीबोलाइट जो है वो क्या है? वो चट्टान है, रॉक्स है। क्या है? रॉक्स है, चट्टान है। ठीक है। और जो है जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो ये क्रस्ट जो होता है, ठीक है, क्रस्ट जो होता है, क्रस्ट का लगभग लगभग 60% पार्ट किस रूप में पाया जाता है? एम्फीबोलाइट के रूप में पाया जाता है। यानी कि मेजर रोल जो है किसका होता है? एम्फीबोलाइट का होता है। उसके बाद में फेल्डस्पार की जब बात कर रहे होते हैं तो फेल्डस्पार जो है ये एक ब्लैक कलर का एक पाया जाने वाला एक खनिज है। जबकि हमारे को कैसा चाहिए? हमारे को यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कि वो कैसा होना चाहिए? हरा होना चाहिए। पायरोक्सिन जो है, क्या पायरोक्सिन जो है ये कायांतरित मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक फॉर्मेशन होता है। ओलिवाइन, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओलिवाइन जो है ये किस में पाया जाता है? ये बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, कौन चट्टानों में पाया जाता है? बेसाल्ट चट्टानें, यानी कि आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आग्नेय चट्टानों में। ठीक है, तो याद रखना, ओलिवाइन आग्नेय चट्टानों में पाया जाएगा। ठीक है। और आग्नेय चट्टानों की भी बात करें तो किस में पाया जाएगा? बेसाल्ट चट्टानों में पाया जाएगा। और इसका कलर कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हरा सा क्रिस्टल क्या है? वो ओलिवाइन है। क्या है वो? ओलिवाइन है। या इसका मतलब जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? ऑप्शन डी, बेसाल्टिक चट्टानों में। बिल्कुल बेसाल्टिक चट्टानों में पाया जाता है। और सीधी सीधी सी बात है, जब हम आग्नेय चट्टानों की बात करते हैं तो आग्नेय चट्टानों की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, घनत्व ज्यादा होता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ओलिवाइन जो है इसमें मैग्नीशियम, लोहा जैसे ज्यादा घनत्व वाली चीजें पाई जाएगी। और कुछ मात्रा में इसमें क्या पाई जा रही होगी? सिलिका। हालांकि सिलिका का घनत्व क्या होता है? कम होता है। परंतु कुछ मात्रा में जो है वो क्या पाया जा रहा है? उसमें सिलिका के गुण भी पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह में निम्नलिखित खनिजों की उपस्थिति के आधार पर सही बढ़ता क्रम कौन सा है? यानी कि यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है? सबसे ज्यादा खनिज कौन सा पाया जाता है? मैंने अभी अभी आपको यह बताया था कि क्रस्ट जो होती है, ध्यान दीजिएगा, क्रस्ट की जब हम बात कर रहे होते हैं, क्रस्ट का 60% पार्ट, ठीक है, यानी कि जब हम क्रस्ट की बात कर रहे होते हैं तो क्रस्ट का 60%, ठीक है, भाग जो है वह कौन से मिनरल का बना हुआ है? कौन से खनिज का बना हुआ है? एम्फीबोलाइट का। किसका बना हुआ है? एम्फीबोलाइट का बना हुआ है। एम्फीबोलाइट। आगे यहां पर ध्यान दीजिए ना, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑप्शन दो दे रखा है पायरोक्सिन। मेरे प्यारे बच्चे, पायरोक्सिन तो जो है वो न के बराबर पाया जाता है, यानी कि बहुत कम पाया जाता था। इसका मतलब हमारे को सेकंड पोजीशन पर रखना पड़ेगा माइका को। किसको? माइका। माइका के बाद में थर्ड पोजीशन जो होगी वो किसकी होगी? पायरोक्सिन की। किसकी होगी? पायरोक्सिन की होगी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थर्ड किसकी होगी? पायरोक्सिन। पायरोक्सिन।
ठीक है, तो ऑप्शन 1, उसके बाद में कौन सा, माइका, ठीक है, 2, और उसके बाद में लास्ट में कौन सा आएगा, 3। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है क्या है आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान उन घुलनशील चट्टानों जैसे चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे कौन से मैदान है जो लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपक्षय के कारण बनते हैं। ठीक है, यानी कि चूना पत्थर के, किसके, चूना पत्थर, एक तो आपको याद रखना है लाइम स्टोन, ठीक है, तो लाइम स्टोन, और दूसरा आपके पास में ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है डोलोमाइट। किसका, डोलोमाइट। इन दोनों का हमारे को क्या करवाना है, अपक्षय करवाना है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या करवाना है, अपक्षय करवाना है, यानी कि वेदरिंग। क्या करवाना है, वेदरिंग करवानी है। जब वेदरिंग की बात हो रही होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तापमान में, या कुछ इसके जो जिम्मेदार कारक होंगे वो कौन से होंगे, भौतिक कारक। कौन से होंगे, भौतिक कारक। ठीक है, तो अपक्षय हो रहा है किस किसका, चूना पत्थर का और डोलोमाइट का। जब चूना पत्थर और डोलोमाइट का अपक्षय होगा, तो इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा कार्स्ट। कौन सी बनेगी, कास्ट से निर्मित बनेगी। मेरे प्यारे बच्चे, इससे जो बन रही होगी वो क्या बनेगी, स्टील मैग्नेटाइट। क्या बन रहा होगा, स्टेट स्टेट मैग्नेटाइट बन रही होगी। ठीक है, और स्टेट लेगमाइट इससे बन रहा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट है। ग्लेशियर जो है, ग्लेशियल जो है, ये एक अलग स्ट्रक्चर होता है, ये ग्लेशियल वाला होता है। जमा जब क्या होता है, अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, जब डिपोजिशन होता है तो उसे जमा बोल रहे होंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। रेगिस्तान जो है, यहाँ पर कोई इतना लॉजिक है नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। विभिन्न कारकों जैसे पानी, हवा, बर्फ द्वारा परिदृश्य का क्षय क्या कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं डेन्यूडेशन की, किसकी बात कर रहे होते हैं, डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, अन्नाच्छादन। जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, अन्नाच्छादन की बात कर रहे होंगे, डेन्यूडेशन की बात कर रहे होंगे, किसकी, डेन्यूडेशन की बात कर रहे होंगे। तो डेन्यूडेशन में दो कंसेप्ट आ रहे होते हैं। एक आ रहा होता है अपक्षय, एक कंसेप्ट क्या आ रहा होगा, अपक्षय यानी कि वेदरिंग। और एक कंसेप्ट इसमें आएगा अपर्दन। क्या आएगा, अपर्दन, यानी कि वेदरिंग एंड इरोजन। क्वेश्चन पर ध्यान देना कि मतलब पानी, हवा, बर्फ, इनके द्वारा जो लैंडस्केप होता है उनका क्षय जो होता है। लैंडस्केप का मतलब प्लेन हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, इनका क्षय, इनका क्या करना, क्षय करना। तो वो क्या कहलाता है भाई, वो कहलाता है अपक्षय। क्या कहलाता है, अपक्षय। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब अपक्षय जो होता है, जब जब किसी चीज का क्या होगा, अपक्षय हो रहा होगा, तो ये कैसा होता है, वो होता है इन सिटू। क्या होता है, इन सिटू, यानी कि एक स्थान पर। ठीक है, एक स्थान पर। इसका मतलब ये है कि मान लो कोई चट्टान एक जगह रखी हुई है, कोई ये बड़ी चट्टान है, ये एक जगह रखी हुई है। अब क्या होगा, या तो पानी के द्वारा, या फिर हवा के द्वारा, या फिर आइस यानी कि बर्फ के द्वारा। क्या क्या हो सकता है, पानी, हवा, बर्फ, या फिर तापमान। क्या हो सकता है, तापमान। इनके द्वारा यदि इस चट्टान का क्या होने लग जाएगा, विखंडन होने लग जाएगा, यानी कि ये चट्टान जो है ये टूटने लग जाएगी, चट्टान टूटने लग जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये चट्टान के टुकड़े हो गए, तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे, हम इसको बोलेंगे क्या, कि चट्टान का क्या हो गया, अपक्षय। चट्टान का क्या हो गया, अपक्षय। जबकि अपर्दन में क्या होता है, अपर्दन में मान लो ये चट्टान रखी हुई है, अपर्दन में चट्टान एक जगह नहीं होती। इसमें क्या होती है कि यहाँ से पानी आ रहा है, पानी आकर इस चट्टान को काट रहा है, पानी आकर यानी कि ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पानी आकर इस चट्टान को काट रहा है, और आगे जाके छोटे छोटे टुकड़े बन इसके बन रहे हैं, और इस छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से नीचे की चट्टानें और कट रही है, इनका और ज्यादा क्या हो रहा है, अपरदन हो रहा है। यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान
क्या अपर्दन की जब बात होगी, इरोजन की बात होगी, तो वो कैसे हो रही होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान, कैसे होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो मेरे प्यारे बच्चे, उम्मीद है मैं आपको अपक्षय और अपर्दन यानी कि अनाच्छादन की दोनों प्रक्रियाओं के बारे में बता चुका हूँ। रूपांतरण जो है, रूपांतरण मैं कई बार बता चुका हूँ। जब टेम्परेचर में वृद्धि हो रही होगी या प्रेशर में आप क्या करोगे, वृद्धि करोगे, तो इससे किसी चीज का क्या हो जाएगा, रूप परिवर्तन होगा। अवसादन जो है वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन जो है, सेडिमेंटेशन जो है इससे क्या बनेगी, जब अवसादी, ध्यान देना, जब अपर्दन अपक्षय से क्या होगा, जो सेडिमेंट्स का निर्माण होगा उसे हम क्या कहेंगे, अवसाधन, सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान देना, साहिल अफ्रीका का एक क्षेत्र है। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अपन बात कर रहे होंगे साहिल क्षेत्र की, किसकी बात कर रहे होंगे, साहिल अफ्रीका का क्षेत्र है, जिसने पिछली सदी में, ठीक है, पिछली सदी में यानी कि लास्ट 100 वर्ष की यहाँ पर बात की जा रही है, अत्यधिक मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पादक भूमि का एक बड़ा क्षेत्र खो दिया। यानी कि क्वेश्चन ये बोला जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि साहेल एक अफ्रीका का क्षेत्र है और वहां पर पहले उत्पादक क्षेत्र था, यानी कि कृषि के योग्य उपजाऊ भूमि थी, परंतु मानव की गतिविधियों के कारण या जलवायु परिवर्तन की वजह से जो है, वर्तमान में जो उत्पादन का बड़ा क्षेत्र है वो क्या कर चुका है, वो खो चुका है। यानी कि वर्तमान समय में वहां पर उत्पादन नहीं होता। कुल मिलाकर ये भूमि क्या बन चुकी, बंजर बन चुकी। तो यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि आखिर वह कौन सी वजह है जिसके कारण साहेल वाला क्षेत्र अपनी उत्पादकता, क्षमता खो चुका है। तो इसके लिए इसको समझने के लिए हम सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप का एक मैप के माध्यम से इसको समझ रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये आपका अफ्रीका वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, अफ्रीका वाला क्षेत्र है। जब हम अफ्रीका वाले क्षेत्र की इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, ये वाला एरिया आएगा। और इधर जो है दक्षिण सूडान वाला एरिया आएगा, इधर नाइजर, नाइजीरिया वाला, ये वाला पूरा एरिया यहाँ पर आ रहा होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है क्या, ये वाला एरिया, यहाँ पर सहारा मरुस्थल है। यहाँ पर क्या है, सहारा डेजर्ट। अफ्रीका में आप ये भी पॉइंट याद रख सकते हो कि अफ्रीका में जो है वो कौन सा मरुस्थल है, सहारा डेजर्ट। कौन सा है, सहारा डेजर्ट है। ठीक है, और कहाँ पर है, तो ऑप्शन याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में सहारा डेजर्ट है। और यहाँ पर एक स्थानीय हवा चलती है, क्या चलती है, यहाँ पर एक स्थानीय पवन चलती है। ठीक है, यहाँ पर एक स्थानीय पवन चलती है, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, स्थानीय जो पवन चलती है, उस स्थानीय पवन को क्या बोलते हैं, सिराको। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं सिराको। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट याद रखना। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अफ्रीका के उत्तरी भाग में यहाँ पर जो है एक मरुस्थल है, उस मरुस्थल को क्या कहा जाता है, सहारा मरुस्थल। और इस सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, ठीक है, सहारा मरुस्थल के कौन सा भाग, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, तो मैं यहाँ पर आगे लिख देता हूँ कि सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, कहाँ पर, दक्षिण में, ठीक है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है, साहेल क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र, साहेल क्षेत्र पाया जाता है। और मेरे प्यारे बच्चे, साहेल क्षेत्र, ये वाला एरिया जो है ये किसका है, यहां पर मैं लिख देता हूं साहेल। क्या लिख देता हूं, साहेल वाला ये क्षेत्र है। और साहेल क्षेत्र जो है ये क्या होता था, यहाँ पर उत्पादन ज्यादा होता था। कुल मिलाकर ये क्षेत्र जो था ये क्या था, उत्पादक क्षेत्र था। परंतु मानव जनित गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण ये वर्तमान समय में क्या खो चुका है, उत्पादकता खो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, वो क्यों खो चुका है, तो ध्यान देना, सहारा मरुस्थल से चलने वाली हवाएं, क्या, सहारा मरुस्थल से चलने वाली हवाएं अपने साथ क्या लाती है, ठीक है, मिट्टी लाती है, यानी कि रेगिस्तान। सहारा मरुस्थल क्या है, रेगिस्तान है, डेजर्ट है। तो इस डेजर्ट का फैलाव जो है वो किधर हो रहा है, साहेल की तरफ। किधर हो रहा है, साहेल वाले क्षेत्र की तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब इसको क्या बोल रहे होंगे, कि साहेल मरुस्थल जो है ये अपना उत्पादकता क्यों खो रही है, क्योंकि इसका डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, यानी कि रेगिस्तानीकरण इसका हो रहा है। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। आप यहाँ पर कुछ दो एक्चुअल क्वेश्चन भी याद रख सकते हो कि साहेल वाला क्षेत्र कहाँ पर है, अफ्रीका में। साहेल वाला क्षेत्र कहाँ है मेरे प्यारे बच्चे, अफ्रीका में है। ठीक है, और ये किसके,
सहारा मरुस्थल के दक्षिण में है। कहाँ पर है? सहारा मरुस्थल के दक्षिण में है। सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के नॉर्थ वाले पार्ट में है। मेडिटेरियन सागर यानी कि भूमध्य सागर के जस्ट नीचे है। यहाँ पर एक स्थानीय पवन चलती है, कौन सी? सिराको। कौन सी चलती है मेरे प्यारे बच्चे? सिराको चलती है। और इसके कारण क्या हुआ? रेगिस्तान का प्रसार हो गया। रेगिस्तान का क्या हो गया? प्रसार हो गया। यानी कि डेजर्टिफिकेशन की वजह से जो है साहेल अपनी उत्पादकता हो चुका। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी जेई के एग्जाम्स में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किस प्रकार के जमा भूमि के रूप में बनते हैं? यानी कि किस प्रकार के डिपॉजिट, क्या किस प्रकार के डिपॉजिट जमा भूमि के रूप में बनते हैं? जब उच्च स्तर से बहने वाली धाराएं निम्न ढलान के मैदानों में टूटती है। मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए सबसे पहले हमारे को एक माउंटेन बनाना पड़ेगा। यानी कि हम एक माउंटेन के थ्रू ये समझने का प्रयास कर रहे होंगे कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक नदी उतर रही है। यहाँ से क्या उतर रही है? एक नदी उतर रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्लोप है, ये जो ढाल है, ये कैसी है? ये है स्टिप। कौन सी स्लोप है? स्टिप स्लोप है। ठीक है, यानी कि तीव्र ढाल। क्या बोल रहे होंगे इसको? तीव्र ढाल। ठीक है, ये है तीव्र ढाल। इसके अलावा जैसे जैसे हम मैदानी क्षेत्रों में आ रहे हैं, कहाँ पर आगे? मैदानों में आ रहे हैं। यहाँ से एक नदी यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों से नदी की उत्पत्ति हो रही है। और ये जो नदी जो है आगे जाके कहाँ पहुंच रही है? आगे जाके जो है ये मैदानी भाग में आ रही है। कहाँ पर आ रही है? मैदानों में। और मेरे प्यारे बच्चे, मैदानों में जो है ढाल कैसा होगा? मैदानों में जो ढाल होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? जेंटल स्लोप। कैसा होगा? जेंटल स्लोप, जिसको हम बोल रहे होंगे मंद ढाल। क्या बोल रहे होंगे? मंद ढाल। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक नदी जो है वो पर्वतीय पहाड़ों यानी कि पहाड़ों से, ऊंचाई वाले क्षेत्रों से नीचे आती है। ठीक है, तो पर्वतीय वाले क्षेत्रों पर जो है क्या होता है? स्टिप स्लोप होती है, तीव्र ढाल होती है। इसलिए यहाँ पर पानी की गति क्या होगी? तेज होगी। कुल मिलाकर मैं कह रहा हूँ कि नदी का वेग, ठीक है, नदी का वेग क्या होगा? ज्यादा होगा। और नदी का वेग ज्यादा होगा तो अवसाद, क्या? अवसाद भी क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। अवसाद क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। जब ये नदी मैदानी क्षेत्रों में आएगी तो मंद ढाल मिलेगा। मैदानी क्षेत्रों में आएगी तो ढाल क्या मिलेगा? मंद मिलेगा। इसलिए ये नदी क्या करेगी? आगे जाके जो है, ठीक है क्या, आगे जाके जो है ये जो है ये फैन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो है किसका जमाव करेगी? ये अवसादों का। किसका जमाव कर रही होगी ये नदी आगे जाके? ठीक है, फैन कैसे? ऐसे अलग अलग प्रकार के अवसादों का क्या कर देगी? जमाव कर देगी। क्यों कर देगी मेरे प्यारे बच्चे? क्योंकि यहाँ पर अवसादों का जमाव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि नदी का ढाल जो है, सॉरी, ढाल मंद होने के कारण नदी का वेग क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बनेगी? अवसादी पंखे। क्या बनेगी? सेडिमेंट्स फैंस यहाँ पर बन रहे होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवसादी पंखे। और ये क्वेश्चंस पूछा गया है एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में। ठीक है, 2000 क्वेश्चन है, 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या होगा? अवसादी पंखे। मेरे प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का यदि लेवल देखा जाए तो आपको ज्योग्राफी का सिलेबस सिर्फ एसएससी के लिए करने में लगभग लगभग 6 से 7 महीना लग जाएगा। क्योंकि भाई साहब, ये क्वेश्चन सिविल सर्विस जैसा प्रीलिम्स में आने वाला क्वेश्चन है, एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भाई साहब। ठीक है, तो जब नदी, ध्यान देना, स्टीप स्लोप से आते हुए जेंटल स्लोप यानी कि मंद ढाल की तरफ आएगी, मैदानों में आएगी, तो वो अवसादों का क्या कर देगी? जमाव कर देगी। और अवसादों का जमाव किस जो संरचना बनाएगी वो कैसे बनाएगी? जो फैन होंगे, जो पंख के आकार होते हैं, उस तरह अवसादों का जमाव करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अवसादी पंखे। आगे हम बात कर रहे होंगे बाढ़ के मैदान। मेरे प्यारे बच्चे, पॉइंट बार जो होता है, पॉइंट बार जो है, ये मान लो नदी नदी आ रही है। ये क्या है? नदी आ रही है और ये नदी का मोड़ है।
ये क्या है? नदी का मोड़। तो नदी के मोड़ में जब यहाँ से मान लो इस नदी ने अवसाद बनाए, यहाँ से अवसाद बनाए, तो इस मोड़ में आते आते क्या होगा, यहाँ पर यानी कि इस वाले एरिया में अवसादों का जमाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवसादों का जमाव हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे, या इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, अवसादों का जमाव हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे, इसको हम बोल रहे होंगे पॉइंट बार। क्या बोलेंगे? पॉइंट बार। बाढ़ के मैदान तो सिंपल है, यानी कि जब किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के द्वारा जब अवसादों का क्या कर दिया जाता है, जमाव कर दिया जाता है, तो उससे किसका निर्माण होता है? फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? फ्लड प्लेन का निर्माण होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मोर एडवांस क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। मशरूम चट्टाने किस कारण बनती है? मेरे प्यारे बच्चे, एमटीएस एग्जाम 2022 का क्वेश्चन है, एमटीएस में पूछा गया है। और यहाँ पर पूछा गया है मशरूम चट्टाने यानी कि मशरूम रॉक्स कैसे बनती है। ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ना तो बहुत इजी है ना बहुत हार्ड है, तो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मशरूम रॉक्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मशरूम रॉक्स क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, कई बार क्या है कि चट्टान का स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, चट्टान का स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है? ऐसा बन जाता है। अब आप ये बताइए कि सर, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऐसी चट्टान क्यों बन जाती है। मेरी बात ध्यान से सुना, मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ जहां पर मरुस्थलीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? मरुस्थलीय क्षेत्र है। और आपको ये पता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है ये पूरी चट्टान है। ठीक है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है, ठीक है, तेज गति से हवाएं चलती है। तेज गति से क्या चलती है? हवाएं चलती है। अब जब तेज गति से आप क्या चला रहे हो? हवाएं चला रहे हो। ठीक है, और ये यहाँ पर जो है मैं बना देता हूँ कि ये वाला पार्ट जो है ये किसका है? ये सतह है। क्या है ये सतह है। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ध्यान देना, ये सतह है। ठीक है, ये क्या है? सतह, सरफेस। सरफेस। और ये एक रॉक्स है। ये क्या है? ये कंप्लीट रॉक्स है। मतलब ये कंप्लीट क्या है? रॉक्स। ठीक है, ये कंप्लीट क्या है? रॉक्स है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में, कौन से क्षेत्रों में? मरुस्थलों में, जहां डेजर्ट होंगे। कहाँ क्या होंगे? डेजर्ट होंगे। जहां डेजर्ट क्या होंगे? अधिक होंगे। तो वहां पर जो है वायु की स्पीड, ठीक है, वायु की गति, वायु की गति क्या होगी? अधिक होगी। जब वायु की गति अधिक होगी, तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वाले क्षेत्र में वायु की गति तेज होगी। तो वायु की गति तेज होने के कारण, अब वायु की गति तेज होती है और डेजर्ट में जो है वायु सतह के समीप चलती है। किसके समीप चलती है? सतह की पास चलती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु जो है वो सतह के पास चलती है। तो सतह के पास चल रही है, तो यानी कि ये चल रही है आपकी हवाएं चल रही है। क्या चल रही है? हवाएं चल रही है। तो हवाएं चलेगी तो इस चट्टान की टकराएगी। इस चट्टान की क्या करेगी? टकराएगी। और धीरे धीरे करते करते इस चट्टान के जब टकरा रही होगी तो ये चट्टान का क्या हो जाएगा? कटाव होगा। यानी कि पहले ये चट्टान जो है ये कहाँ तक थी? पहले चट्टान जो है ये कहाँ तक थी मेरे प्यारे बच्चे? ये चट्टान थी यहाँ तक। कहाँ तक थी? यहाँ तक थी। अब धीरे धीरे जो है इस चट्टान का क्या हो रहा है? कटाव हो रहा है। क्या हो रहा है? कटाव हो रहा है। और ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो कैसा लग रहा है आपको? मशरूम के जैसे। कैसा लग रहा है? मशरूम के जैसे स्ट्रक्चर लग रहा है। तो इसको बोल रहे होंगे अपन, ये क्यों हो रहा है भाई? वायु अपर्दन के कारण। ठीक है, किस वजह से हो रहा है? विंड इरोजन के कारण। किस वजह से? विंड इरोजन के कारण हो रही है। तो मशरूम चट्टानें क्यों बनती है? वायु अपर्दन की वजह से। किस वजह से बनती है? वायु अपर्दन की वजह से। मेरे प्यारे बच्चे, जब हम ग्लेशियल अवसादन की बात करते हैं तो इससे जो है हिमोड वगैरह बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे इससे? हिमोड। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। जब हम समुद्री लहरों से बनेंगे तो इससे बीच, इस बीच जैसी, ठीक है, बीच जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा। बहते हुए पानी के द्वारा जब अपर्दन होगा तो इससे क्या बनेगा? यू आकार, वी आकार की घाटी। क्या बनेगी? वी सेफ वैली, वी आकार की घाटी।
या क्या बनेगा इससे, यू आकार की घाटी बन रही होगी। क्या, यू आकार की घाटी बन रही होगी, यानी कि बहते हुए पानी के द्वारा वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, या क्या बन रहा होगा, गोर्ज बन रहा होगा, या क्या बन रहा होगा, जलप्रपात बन रहे होंगे। क्या बन रहे होंगे, जलप्रपात, वाटरफॉल बन रहा होगा, गोर्ज बन रहा होगा, कैनियन बन रहा होगा, वी आकार की घाटी बन रही होगी, यू आकार की घाटी बन रही होगी। ये सारे कैसे बनते हैं, जब बहते हुए पानी के द्वारा क्या किया जाता है, अपर्दन, जैसे नदियों के द्वारा, किसके द्वारा, नदियों के द्वारा। जब अपर्दन कैसे हो, वायु के द्वारा होगा, तो क्या बनेगा, मशरूम की स्ट्रक्चर बन रहा होगा। किसका बनेगा, मशरूम जैसा स्ट्रक्चर बन रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मिट्टी के निर्माण को प्रभावित नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चे, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे। तो मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे क्लाइमेट की। किसकी बात कर रहे होंगे, क्लाइमेट की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एक तो होती है जलवायु, एक तो क्या होती है, जलवायु, क्लाइमेट, जो मिट्टी के निर्माण को क्या कर रहा होता है, प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चे एक जो होगा वो होगा क्या, ठीक है, वो होगा ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या, ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी कि जैविक पदार्थ। क्या बोल रहे होंगे इसको, जैविक पदार्थ, ठीक है। इसके अलावा एक होगा ये, यानी कि पी से याद रखना, पेरेंटल, पेरेंटल, पेरेंटल रॉक्स का मतलब क्या होता है, कि जैसे मान लो आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, तो ये कौन सी रॉक्स है, पेरेंटल रॉक्स है, जिससे जिससे क्या बन रही होगी, जिससे मिट्टी बन रही होगी। क्या बन रही होगी, मिट्टी बन रही होगी। तो पहला याद रखना, मिट्टी को प्रभावित करने वाले यानी मिट्टी के निर्माण के कारकों को प्रभावित करने वाला पहला कारक होगा जलवायु। क्या होगा, जलवायु होगा। उसके बाद में याद रखना ऑर्गेनिक मटेरियल वहां पर कैसे हैं, जीवाश्म, जिसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक मटेरियल बोलेंगे, वो कैसे हैं, ज्यादा है या कम है। और एक क्या होता है, पेरेंटल चट्टानें, यानी कि जिससे मिट्टी बन रही है वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनी है, या फिर इग्निशियस रॉक से बनी है, या फिर जो है सेडिमेंट्री रॉक से बनी है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट याद रखना है, लैंड फॉर्म कैसा है वहाँ का, ठीक है, लैंड फॉर्म कैसा है, क्या, लैंड फॉर्म वहाँ का कैसा है। तो ये चीज़ें आपको ये क्या याद रखनी पड़ेगी, लैंड फॉर्म यानी कि वहाँ की स्थलाकृति कैसी है। क्या, स्थलाकृति कैसी है, वो भी किसको, वो भी मृदा को निर्माण के प्रभावित करने वाला कारक है। तो मेरे प्यारे बच्चे, पेरेंटल सामग्री यानी कि माता पिता सामग्री का मतलब क्या है, जिस चट्टान से मिट्टी बन रही होगी, पेरेंटल रॉक्स। तो ऑप्शन बी सही है, जलवायु ऑप्शन ए सही है। स्थलाकृति बिल्कुल डिपेंड करती है स्थलाकृति पर, ठीक है। तो भूसंकलन मेरे प्यारे बच्चे, भूसकलन जो होता है, लैंडस्लाइड जो होती है, उससे सोयल का निर्माण नहीं होता, उससे सोयल का निर्माण नहीं होता। जबकि उससे क्या होता है, उससे सोयल जो होता है, लैंडस्लाइड हो गई, जमीन नीचे धस गई, तो सोयल का निर्माण नहीं होगा, सोयल का विनाश होगा, सोयल का, मिट्टी का क्या होगा, नुकसान होगा। तो ये हो नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चे। तो वैसे देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि बाकी के सारी जो है वो क्या है, वो मिट्टी का निर्माण करने वाली क्या है, कारक है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भूसंकलन का एक व्यापक समन तकनीक है। मेरे मेरे प्यारे बच्चे, जब हम बात कर रहे होंगे व्यापक समन, समन का मतलब होता है मिटिगेट, क्या करना, मिटिगेट करना, ठीक है। और मिटिगेट करने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे ये होता है, समन करने का मतलब ऐसा होता है कि मान लो किसी क्षेत्र में क्या आ जाए, भूस्खलन आ जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, क्या हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, तो क्या क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, सीजीएल का एग्जाम है, सॉरी, सीजीएल एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भूस्खलन, किसी क्षेत्र में लैंडस्लाइड हो जाए, तो मिटिगेशन टेक्निक कौन कौन सी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, टेक्निक की बात कर रहे हैं तो हमें जो है, हाँ, ठीक है, हमें इन्वॉल्व, मानव इन्वॉल्व नहीं होंगे, हमारी और चीज़ों को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, भूमि को फिसलने से रोकने के लिए अवरोधक दीवार, मेरे प्यारे बच्चे सही बात है,
कि मान लो लैंडस्लाइड हो रही है, मान लो किसी क्षेत्र में क्या है, लैंडस्लाइड से प्रभावित है, तो हमारे को जो है लैंडस्लाइड को रोकने के लिए क्या बनानी पड़ेगी, दीवार बनानी पड़ेगी, ताकि जो है दीवार भूमि फिसले नहीं, स्लाइड नहीं हो, स्लाइडिंग नहीं हो। कि मान लो जैसे मान लो ये माउंटेन है, देखो ध्यान देना, लैंडस्लाइड कैसे होती है, ध्यान दीजिएगा, ये माउंटेन है, ठीक है, ये क्या है, माउंटेन है, और इस माउंटेन से ये वाला जो पार्ट है ये खिसक कर जो है ये कहाँ चला जा रहा है, यहाँ चला जा रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, लैंडस्लाइड बोलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मान लो वॉल बना दिया, क्या बना दिया यहाँ पर, वॉल बना दिया, तो इन फ्यूचर यहाँ से एक भी पार्ट जो है इधर खिसकेगा नहीं, स्लाइड नहीं होगी, स्लाइडिंग नहीं होगी, क्योंकि इसको किसने रोक लिया, वॉल ने रोक लिया। तो ये मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, ये मिटिगेशन टेक्निक है, क्या है ये, मिटिगेशन टेक्निक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। उसके बाद में वर्षा के जल और वसंत प्रवाह के साथ भूस्खलन की यानी लैंडस्लाइड की गति को नियंत्रित करने के लिए सतही जल निकास को क्या करना, नियंत्रण करना। मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल सही बात है। यदि हम जो सरफेस के ऊपर जो वाटर का फ्लो हो रहा है, पानी का जो फ्लो हो रहा है, उस फ्लो को क्या करना, उसको कंट्रोल करना, ठीक है, उसको क्या करना, फ्लो को जब हम कंट्रोल कर लेंगे, जब उसको क्या कर लेंगे, एक स्थान पर डटे नहीं रहने देंगे या अन्य स्थानों पर फ्लो होने देंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज हो रही होगी कि लैंडस्लाइड वहां से कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट है। उसके बाद ऑप्शन सी क्या है, भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाना, ठीक है, पता लगाने के लिए खतरे का मानचित्रण करना। मेरे प्यारे बच्चे ये बिल्कुल सही बात है कि मतलब ऐसे क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्षेत्र जो लैंडस्लाइड से इफेक्टेड है, जहां पर जो है लैंडस्लाइड होती है, ठीक है, तो सामान्यतः लैंडस्लाइड कहाँ पर होती है, जो माउंटेन एरियाज होंगे, कौन से एरियाज होंगे, माउंटेन एरियाज होंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भूस्खलन के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों को पता लगाने के लिए खतरे का क्या करना, मानचित्रण करना। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, यदि हम जो लैंडस्लाइड से सेंसिटिव एरिया है यदि उनका मानचित्रण करेंगे, तो वहां पर हम अच्छे से मिटिगेशन कर सकते हैं, ठीक है, और हम वहां पर लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं। तो ये बिल्कुल तकनीक है, एक अच्छी तकनीक है। आगे ध्यान देना, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण, मेरे प्यारे बच्चे बिल्कुल अच्छी बात है, वनस्पति का आवरण जरूरी है, ठीक है, यानी कि वेजिटेशन ज्यादा से ज्यादा यदि हम वेजिटेशन लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या लगाएंगे, यदि वनस्पति लगा रहे हैं, पेड़ पौधे लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम क्या लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे, तो प्लांट जो है, मान लो ये वाला प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लांट है और इस प्लांट के इधर क्या है, रूट है, तो ये प्लांट की रूट जो है ये लैंडस्लाइड को रोकने में मदद करेगी, ये लैंडस्लाइड को रोकने में क्या करेगी, ये मदद कर रही होगी, ठीक है, ये जो है लैंडस्लाइड को रोकेगी, क्योंकि ये जड़ें जो है ये अर्थ को क्या कर लेती है, कंट्रोल कर लेती है और लैंडस्लाइड होने से रोक देगी। मेरे प्यारे बच्चे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर जो है, परंतु यहाँ पर कर्मी, कर्मी का मतलब क्या है, वर्कर्स ही, क्या है, वर्कर्स। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कर्मी का मतलब क्या है, वर्कर्स। तो भूस्खलन को रोकने के लिए, ठीक है, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कर्मी यानी कि जो वर्कर्स है, ठीक है, वर्कर्स का कम से कम इसमें क्या हो, पार्टिसिपेट हो। परंतु हम तो क्या बोल रहे थे, हम तो मिटिगेशन टेक्निक की बात कर रहे थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ऑप्शन 4 जो है ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्योंकि हम इसमें वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ये जरूर ठीक है इसमें कि वनस्पति का आवरण लगाना, पर तो भाई वनस्पति के आवरण में यदि वर्कर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये मिटिगेशन टेक्निक्स में इन्वॉल्व नहीं होगी। तो राइट आंसर इसका क्या होने वाला है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। उम्मीद है एसएससी ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये एसएससी सीजीएल का 2022 का क्वेश्चन है, बिल्कुल कंसेप्चुअली क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आप इस क्वेश्चन से ये आइडिया लगा सकते हो कि किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, किस लेवल के जी की जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए भी जो है पूरे के पूरे आपको वेपन्स तैयार रखने पड़ेंगे भाई साहब, ठीक है। तो सुई से लेकर AK-47 तक तैयार रख लो भाई, देख लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा दून निर्माण कौन सा है, यानी कि दून। सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि दून क्या होता है, क्या दून क्या होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब हम दून की बात कर रहे होते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, मैं यहाँ पर एक माउंटेन बना रहा हूँ, यहाँ पर जो है एक माउंटेन है, क्या है, एक माउंटेन शो कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, इस माउंटेन को ध्यान से देखो आप, यहाँ पर एक माउंटेन है, ठीक है, एक माउंटेन कौन सा है, ये वाला पार्ट, ठीक है, एक माउंटेन कौन सा है, ये वाला है।
और जो है ये इसकी इस माउंटेन की यहाँ पर ये क्या है, ये है वैली। क्या है ये, वैली है। भाई वैली याद रखना, गेली वैली मत रखना। क्या याद रखोगे, वैली। ठीक है, तो ये वैली है। तो अभी के लिए आप इतना सा याद रखना कि दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र, क्या, दो पर्वतों का बीच का क्षेत्र। और वो क्षेत्र कैसा होना चाहिए, वो क्षेत्र होना चाहिए सकड़ा, यानी कि नेरो। क्या, वो क्षेत्र होना चाहिए नेरो होना चाहिए, यानी कि संकरा होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, संकरा होना चाहिए। और कुल मिलाकर संकरे का मतलब क्या है, एक पट्टीदार होना चाहिए, यानी कि दो पर्वतों के बीच का ऐसी एक वैली जो एक लंबी पट्टी के रूप में है, संकड़ी है यानी कि नेरो है। ठीक है, और क्या है, पट्टीदार है। ठीक है, और उसकी लंबाई भी जो है वो क्या है, ठीक ठाक उसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेरे प्यारे बच्चे, उसको नाम दिया जाता है दून। ठीक है, तो ये क्या है, ये है दून। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दून। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपको बताना चाह रहा हूँ कि मान लो ये जो है, ये है महान हिमालय। ये क्या है, महान हिमालय। ये सामान्य तो जो है ये बनती है कहाँ पर, ये मिडिल हिमालय में। ठीक है, कहाँ पर बनती है, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य। ध्यान दीजिए, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य क्या पाई जाती है, जो वेली पाई जाती है, क्या पाई जाती है, वेली पाई जाती है। इनको क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। और ऐसा सबसे बड़ा जो दून होगा वो कौन सा होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन सा होगा, देहरादून। कौन सा होगा, देहरादून। जो किस किस के बीच में है, देहरादून की जब बात करते हैं तो ये शिवालिक और लेजर हिमालय यानी कि मध्य हिमालय के बीच में है। और जब देहरादून जो है ये लगभग लगभग जो है ये 75 किलोमीटर लंबा है मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि देहरादून जो है 75 किलोमीटर लंबी वैली में स्थित है। इसके अलावा आपको एक पॉइंट यहाँ पर याद रखना होगा कि यमुना, क्या, यमुना और गंगा, ठीक है, यमुना व गंगा दोनों नदियों के मध्य जो है क्या पाई जाएगी, जो वैली पाई जाएगी उसको क्या कहा जाता है, देहरादून। ठीक है, और ये कितने किलोमीटर लंबा है, 75 किलोमीटर। इसके अलावा जब हम हरी के दून की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे नालागढ़ की तो ये भी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। और कोटा दून जो पाया जाएगा ये कहाँ पाया जाएगा, अपने यूके में, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में जो गढ़वाल की पहाड़ियां हैं वहां पर पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, गढ़वाल की पहाड़ियों में। तो कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरी के दून कहाँ है। ठीक है, हरी के दून कहाँ है यार, नालागढ़ दून कहाँ है, तो याद रखना हिमाचल प्रदेश। क्या, हिमाचल प्रदेश। और और कोटा दून कहाँ है, उत्तराखंड में। और देहरादून, ठीक है, देहरादून तो आप जानते होंगे। ठीक है, तो देहरादून जो है ओवरऑल पूरा उत्तराखंड के एरिया में है। ठीक है, ये सबसे बड़ा दून, भारत का सबसे बड़ा दून। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। किसके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हिमोड शब्द का क्या अर्थ है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है। कब पूछा गया है, एमटीएस में पूछा गया है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया और वो शानदार लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हिमोड शब्द, क्या, हिमोड शब्द। ठीक है, से अर्थ क्या है, जमी हुई बर्फ का पिघलना, जमी हुई बर्फ का पिघलना। तो मेरे प्यारे बच्चे ये तो हो नहीं सकता। ऐसे तो हम भी जो है डेली डेली बर्फ निकाल के पिघाल देते हैं तो हिमोट थोड़ी बन जाता है, नहीं बनता। तो इसका मतलब ये तो वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हिमनद द्वारा परिवहन और जमा किया गई सामग्री। मेरे प्यारे बच्चे इसमें थोड़ा दम है तो छोड़ो, दम है तो इसको इग्नोर करो एक बार। ऊर्ध्वाधर पक्षों और चौड़ी मंजिल वाली घाटी। ऊर्ध्वाधर पक्ष का मतलब क्या है, मान लो ये एक माउंटेन है और ये यहाँ पर क्या बन गई, वैली बन गई। तो ऊर्ध्वाधर ये पार्ट कैसे हो गया, ये ऊर्ध्वाधर हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, ये ओरिजोनटल हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, ओरिजोनटल। और यहाँ पर क्या है, चौड़ी मंजिल वाली घाटी। तो ये तो हो नहीं सकता, इसको तो हम क्या बोल रहे होंगे, यू आकार, यू सेफ वैली बोल रहे होंगे। उच्च स्तर की सहायक नदियां, मेरे प्यारे बच्चे ये हो नहीं सकता। उच्च स्तर की सहायक नदियों का मतलब है जो एक वी सेफ वैली से होते हुए क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों को काटो, जो बच गया जो क्या है, हिमोड। तो ध्यान देना, इसका मतलब समझना। हिमनद क्या करते हैं, जहां मान लो ग्रेट हिमालय में काफी सारे क्या है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स है। ग्रेट हिमालय में क्या है, ग्लेशियर है। मान लो मैं एक छोटा सा ग्लेशियर यहाँ पर बना रहा हूँ। ठीक है, मान लो ग्रेट हिमालय है ये क्या है, ये ग्रेट हिमालय है। और ग्रेट हिमालय में जितने भी जो ग्लेशियर है, क्या, ग्रेट ग्रेट हिमालय में जो है जितनी भी वैलीज है उसमें क्या पाए जाते हैं, ग्लेशियर। क्या पाया जाता है,
ग्लेशियर पाया जाता है। और इस ग्लेशियर से मान लो यहाँ से कोई रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ से क्या हो रही है, कोई रिवर फ्लो हो रही है, मान लो यहाँ से इस ग्लेशियर से कोई रिवर फ्लो हो गई, तो मेरे प्यारे बच्चे चाहे हम गंगा की बात करें चाहे यमुना की बात करें, सारी की सारी नदियां जो है, रिवर्स जो है, वो किससे निकल रही है, ग्लेशियर से निकल रही है। ठीक है, तो अब मान लो यहाँ से कोई नदी है वो ग्लेशियर से निकल रही है, तो यानी कि इसका स्पीड जो होगी वो क्या होगी, बहुत तेज होगी। तो इस ग्लेशियर को ये क्या करेगी, ये काटेगी, यानी कि इसका क्या करेगी, इरोजन करेगी। ग्लेशियर का क्या करेगी, इरोजन करेगी। तो ग्लेशियर का इरोजन करेगी तो अपने साथ क्या ले जाएगी, अवसाद ले जाएगी। क्या ले जाएगी भाई, अवसाद, सेडिमेंट्स ले जाएगी। क्या ले जाएगी, सेडिमेंट्स ले जाएगी। जब ये सेडिमेंट्स ले जाएगी तो उनका कहीं ना कहीं उनका क्या होगा, डिपोजिशन होगा, कहीं ना कहीं उनको क्या किया जाएगा, जमा किया जाएगा। और यहाँ पर जो जमा किया जाएगा तो इससे क्या बनेगा मेरे प्यारे बच्चे, हिमोड। क्या बनेगा, हिमोड। तो आ जाइए ऑप्शन पर, हिमनद द्वारा परिवहन। तो मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा परिवहन किया गया अवसादों का, हिमनद के द्वारा। और जमा किसके द्वारा किया गया, हिमनद के द्वारा। तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे, हिमोड। मेरे प्यारे बच्चे उम्मीद है आपको हिमोड समझ में आया होगा। यानी कि कुल मिलाकर हिमोड किससे बनते हैं, ग्लेशियर से बनते हैं। और ग्लेशियर से जो नदी निकलती है वो अपने साथ क्या लाती है, सेडिमेंट्स लाती है। और वो सेडिमेंट्स का जहां पर क्या होता है, जमाव किया जाता है, डिपोजिशन किया जाता है, उस स्ट्रक्चर को, उस लैंड फॉर्म को हम क्या बोल रहे होंगे, जलोढ़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। जब रेत के कण बहुत बारीक और हल्के होते हैं, मेरे प्यारे बच्चे अपने माइंड में लेके आइए कि जो बहुत बारीक से बारीक रेत आपने देखी होगी वो सोयल आप माइंड में लेकर आ जाओ। ठीक है, रेत के कण बहुत बारीक और हल्के होते हैं तो हवा इसे बहुत दूर तक ले जा सकती है। जब ऐसी रेत बड़े क्षेत्रों में जमा होती है तो मेरे प्यारे बच्चे उसको क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है ये CHSL एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है और एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को जिस कैटेगरी में मैं रखूंगा वो क्वेश्चन जो है ये किस में जाएगा, मॉडरेट में। किस में जाएगा, मॉडरेट में जाएगा। बहुत एडवांस क्वेश्चन ये नहीं है। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे यदि आपकी एनसीईआरटी भी ठीक से पढ़ी हुई होगी तो ये क्वेश्चन जो है वो आप क्या कर सकते हो, राइट टिक कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि कई बार जो है कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। किसी भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे टाइप का एग्जाम हो या सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी जो है वो आपको मॉडरेट लेवल तक के क्वेश्चन प्रिपेयर करने में मदद करती है। तो मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब रेत के कण बहुत बारीक और हल्के होते हैं और हवा के द्वारा जो है इन क्षेत्रों को बहुत दूर तक ले जाया जाता है और कहीं पर एक बड़े से क्षेत्र में क्या कर दिया जाता है, जमा कर दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसे कहेंगे लोएस। क्या कहेंगे इसको, इसको कहेंगे लोएस मैदान। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, लोएस मैदान। हिमोड मैं अभी अभी बता चुका हूं। मशरूम मैंने आपको बताया था कि मशरूम जो है ये वायु अपर्दन से कैसे बनती है, ये वायु अपर्दन से निर्मित इस तरह करती होती है। हिमोड जो है ये किससे बनती है मेरे प्यारे बच्चे, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बात किया था कि ये ग्लेशियर से बनती है। किससे बनती है, ग्लेशियर से बनती है। और स्टेक्स नाम से कोई इस लैंड फॉर्म नहीं होती, स्टेक्स नाम से कोई लैंड फॉर्म नहीं होती। मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम बात कर रहे होते हैं लोएस के मैदान। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोएस के मैदान, कौन से मैदान, लोएस के मैदान जो है वो कहाँ पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखना कि लोएस के मैदान जो है वो कहाँ पाए जाएंगे, वो पाए जाते हैं बड़े पैमाने पर चीन में। कहाँ पाए जाते हैं, चीन में। ठीक है, और चीन में आपको पता है हुआंग है, क्या, हुआंग, हुआंग है, जो ये वाला जो क्षेत्र है हांगवे, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है वो किससे बना है, लोएस मैदानों से बना है। किससे बना है, लोएस मैदानों से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। एक अंडाकार आकार की पहाड़ियों की श्रृंखला का नाम बताइए जिसे हिमानीकृत प्रवाह है। मेरे प्यारे बच्चे ग्लेशियर के माध्यम से बनाया जाएगा। किसके माध्यम से, ग्लेशियर के माध्यम से शिल्पित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, हम इस क्वेश्चन को वापस थोड़ा डिटेल से चर्चा कर रहे होंगे। एक अंडाकार आकार की पहाड़ियों की श्रृंखला का नाम बताइए जिसे हिमानीकृत प्रवाह के द्वारा, किसके द्वारा,
हिमानीकृत प्रवाह के द्वारा शिल्पित किया गया। तो इसे हम क्या बोल रहे होंगे? इसे बोल रहे होंगे हम ड्रमलीन। क्या बोल रहे होंगे? ड्रमलीन बोल रहे होंगे। संदूर एक स्ट्रक्चर होता है, हिमोड मैं आपको बता चुका हूं। इसके अलावा हिमनद, मृतकटक जो है ये एक मैदान होते हैं। ये क्या होता है? एक मैदान के रूप में फॉर्मेशन में पाया जाता है। ठीक है, तो यानी कि हिमानियों के द्वारा, किसके द्वारा? ग्लेशियर के द्वारा जो है वो जो नीचे की जो पहाड़ियां होती है उसको अंडाकार शेप में, यानी कि एग शेप में जो बनाने, ओवल ओवल या एग शेप में जो बनाने का काम कर रहा होगा, वो कौन कर रहा होगा? हिमनद कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? हिमनद कर रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ढाल ज्वालामुखी है जो बड़ा, क्या, जो बड़ा, और बड़ा कितना हो सकता है? 1000 मीटर ऊंचा और 200 किलोमीटर चौड़ा, लेकिन तेज नहीं है। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ये कहना चाह रहा है कि वोल्केनो इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी उद्गार हो गया, और ज्वालामुखी उद्गार से एक माउंटेन तो बन रहा है, माउंटेन तो बन रहा है, और ऊंचाई भी उसकी ठीक ठाक है, ऊंचाई भी उसकी क्या है? ठीक ठाक है। और डेटा के हिसाब से यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि वो 1000 मीटर ऊंचा है, परंतु उसके ढाल जो है वो तेज नहीं है। ढाल क्या नहीं है? तेज नहीं है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। जिसका मेगमा लगभग हमेशा मैफिक होता है। कैसा होता है? मैफिक होता है, एसिडिक नहीं होता। तो ध्यान दीजिए भाई साहब, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। कैसा स्ट्रक्चर बन गया? एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो भाई साहब, क्या, जो देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, ये जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इसका ढाल जो है वो क्या है मेरे प्यारे बच्चे? ढाल इसका मंद है। ढाल इसका क्या है? मंद है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसका ढाल क्या है? इसका ढाल मंद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो इसका ढाल क्या है? मंद। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी इस ज्वालामुखी से बनी हुई ऐसी स्थलाकृति आप बताओ जिनका ढाल क्या है? मंद है। ठीक है, और एक ढाल क्या हो सकता है? एक ढाल ऐसे हो सकता है, ऐसे ज्वालामुखी स्थलाकृति बन गई, तो ये ढाल कैसा है? ये ढाल तेज है मेरे प्यारे बच्चे। क्या है? ये ढाल तेज है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पर बन रहा होगा मेरे प्यारे बच्चे? जब हम बात कर रहे होंगे, ठीक है, किलाउआ ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप में पाया जाएगा। कहाँ पर पाया जाएगा? हवाई द्वीप में पाया जाएगा। तो यहीं पर जो है, ठीक है, ये ऐसा स्ट्रक्चर हमेशा कहाँ पर बनेगा मेरे प्यारे बच्चे? हमेशा ये ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ बनेगा? हवाई द्वीप में बनेगा। कहाँ बनेगा? हवाई द्वीप में बनेगा। उसके बाद में बोला जाए कि समुद्र तल के ज्वालामुखी, मेरे प्यारे बच्चे, समुद्र तल के ज्वालामुखी जो है वो कभी माउंटेन नहीं बनेंगे। वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। उसका मैग्मा कैसा होता है? उसका लावा कैसा होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, इसलिए वो हमेशा क्या करेगा? वो फैलेगा। क्या फैल वो हमेशा फैल जाएगा। ठीक है, ऐसे माउंटेन। उसके बाद में बोल रहे हैं किम्बरलाइट। मेरे प्यारे बच्चे, मुझे नहीं पता इसका ऑप्शन यहाँ क्यों दिया है, ठीक है, परंतु मैं आपको बता दूं, ये जो है ये आग्नेय चट्टान है। कौन सी चट्टान है ये? आग्नेय चट्टान है। और यहाँ से जो है क्या, इस आग्नेय चट्टान में जो है ये किसका स्रोत है? ये है हीरे का। डायमंड यहीं से पाया जाता है। डायमंड कौन सी चट्टान से पाया जाता है? किम्बरलाइट चट्टान से। यदि आपको डायमंड चाहिए तो कौन सी चट्टानों को खोजनी पड़ेगी आपको? किम्बरलाइट रॉक्स खोजनी पड़ेगी। समग्र ज्वालामुखी मेरे प्यारे बच्चे, इसको बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो। क्या बोल रहे होंगे इसको? इसको हम बोलते हैं कंपोजिट वोल्केनो। और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम कंपोजिट वोल्केनो की बात कर रहे होंगे तो कंपोजिट वोल्केनो या समग्र ज्वालामुखी जो है, इसमें कंकड़ पत्थर ये सारी चीजें क्या होती है? मिक्स होती है। क्या होती है? मिक्स होती है। और इसमें मैग्मा में सिलिका की मात्रा हमेशा क्या होता है? ज्यादा होता है। और कंपोजिट वोल्केनो जो होता है ये विस्फोटक टाइप के ज्वालामुखी होंगे। कैसे होंगे? विस्फोटक टाइप के ज्वालामुखी होंगे, जिसमें राख यानी कि ऐस, धूल कण वगैरह, ठीक है, ये सब निकलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, किलाउआ। ठीक है,
क्या हो जाएगा, किला हुआ। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों को टूटने को क्या कहा जाता है? एक बिल्कुल मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, 2023 में पूछा गया है एसएससी एमटीएस में एग्जाम। परंतु याद रखना, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वही बच्चे डील कर पाएंगे, वही क्वेश्चन इसको राइट कर पाए होंगे जिन्होंने जो है स्टडी को एक सिर्फ डेटा बेसिक नहीं माना, जबकि उन्होंने जो है स्टडी को जो है वो एक कंसेप्ट सेंट्रिक ले लिया हो, यानी कि उन्होंने कंसेप्ट को क्लियर करके जाने वाले बच्चे ही इस क्वेश्चन को कर पाए होंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए, पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने बोला कि चट्टानों को दो तरह से तोड़ा जा सकता है, और पृथ्वी की सतह पर जो चट्टानें टूट रही है, वो चट्टानें टूटने का जो प्रोसेस होगा उसको नाम दिया जाता है डेनुडेशन। क्या नाम दिया जाता है? डेनुडेशन। और डेनुडेशन में कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अपक्षय में हमेशा क्या होगा कि मान लो एक बड़ी चट्टान एक जगह रखी हुई है, ठीक, टेम्परेचर का कम होना, ज्यादा होना, पानी के द्वारा या हवाओं के द्वारा या बर्फ के द्वारा उस पड़ी पड़ी उस चट्टान को क्या कर दिया जाता है, उसके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन किया जाता है। यानी कि जब उस चट्टान को तोड़ दिया जाता है तो यह परिवर्तन क्या कहलाएगा? अपक्षय। क्या कहलाएगा? अपक्षय या वेदरिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपक्षय या वेदरिंग। अपरदन क्या होता है? नदियों के पानी के द्वारा, यानी कि नदियों के पानी के द्वारा जब चट्टानों को क्या किया जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट के दौरान जब चट्टानें आपस में रगड़ खा के जब क्या होगा, जब चट्टानें टूटेगी तो इसको हम क्या बोल रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे? इसको हम बोल रहे होंगे इरोजन, यानी कि अपरदन। ठीक है, उम्मीद है अपक्षय और अपरदन में आपको समझा पाया, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से भाई साहब हर साल एग्जाम में जो है अथाह क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हर बार, हर शिफ्ट में, यानी कि अलग अलग शिफ्टों में लेके जा रहा हूं। इसका मतलब एक दो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन जो है हर बार ज्योग्राफी में हर एक शिफ्ट में आ रहा है आपको। इसका मतलब दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एसएससी एग्जाम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठने वाली खड़ी चट्टानों को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, यानी कि यहां बोला जा रहा है कि समुद्र के पानी से लगभग लंबवत, यानी कि वर्टिकल उठने वाली खड़ी रॉक्स, ठीक है, खड़ी चट्टानों को क्या कहा जाता है? एमटीएस एग्जाम, एसएससी एमटीएस 2022 का क्वेश्चन है, समुद्री गुफाएं। मेरे प्यारे बच्चे, समुद्री गुफाएं जो है वो तटों के ऊपर निर्माण किया जाता है, जब समुद्री तरंगे तेज गति से जो है वो तट से टकराती है। मान लो ये तट है, ये समुद्री क्या है? तट है। तो जो क्या होगा, समुद्र की जो तरंगी होगी, सी वेव जो होगी, वो किसके टकराएगी? तट के टकरा रही होगी, और तट जो है कट जाएगा, और यहाँ पर जो केव्स यानी कि गुफाओं के आकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो इससे क्या बन रही होगी? समुद्री गुफा। तो ये हो नहीं सकता। समुद्री चट्टान, मेरे प्यारे बच्चे, समुद्री चट्टान जो है ये स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होगा? ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है कि समुद्री मेहराब है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये दो कंसेप्ट आपको क्लियर करना चाहता हूँ। या मान लो यहाँ पर जो है ये है समुद्री तट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्या है? ये है समुद्री तट, ठीक है, ओशियनिक कोस्ट। और ये वाला पार्ट जो है ये पानी का पार्ट है। मेरे प्यारे बच्चे, किसका पार्ट है ये वाला भाग जो है ये किसका पार्ट है? ये पानी वाला एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये पानी ही पानी है भाई साहब, यहाँ पर क्या है? पानी ही पानी है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पानी ही पानी वाले एरिया से एक तरंग यहाँ से आती है, और ये तरंग जो है ये किसके टकराती है? इस तट के टकराती है। तो ये तट यानी कि ये कोस्ट जो है ये थोड़ा पीछे हट जाएगा। पीछे हट जाने का मतलब है यहाँ पर कुछ इस प्रकार की ये शेप बन जाएगी, कुछ इस प्रकार की क्या बन जाएगी? शेप बन जाएगी, और इसके अंदर क्या भर जाएगा? इसके अंदर पानी भर जाएगा। तो ये जो चट्टान होगी, ये जो स्ट्रक्चर होगा, इसको हम बोलेंगे समुद्री गुफा। क्या बोलेंगे? समुद्री गुफा बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे। आगे यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है समुद्री मेहराब। अब क्या होगा? इस चट्टान के द्वारा जो है इसको काट दिया जाएगा, यानी कि इस एरिया को यहाँ तक काट दिया जाएगा। इसको यहाँ तक क्या कर दिया जाएगा? इसको यहाँ तक काट दिया जाएगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जब बन जाएगा, ठीक है, तो कुल मिलाकर मैं इसको और स्पष्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे समुद्री मेहराब। क्या कहेंगे? समुद्री मेहराब। क्योंकि ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है, जिगजैग जिगजैग वाला, ठीक है। और ये तट है, ये क्या है? ये समुद्री तट है। तो मेरे प्यारे बच्चे समुद्री मेहराब, समुद्री गुफाएं, ये आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ हम बात कर रहे होंगे ऑक्स बो लेक। क्या? ऑक्स बो लेक। तो ऑक्स, ऑक्स तो जानते हो, ठीक है, बैल। ऑक्स बो लेक, यानी कि इसको हम बोलेंगे हिंदी में, इसको बोल रहे होंगे गोखुर झील। क्या बोलेंगे? गोखुर झील। यानी कि गाय का जो खुर होता है, क्या होता है? गाय का जो खुर होता है, उस खुर के आकृति की झील, यानी कि उसकी शेप की लेक कब बनेगी? तो मेरे प्यारे बच्चे इसको समझने के लिए बहुत आसान है। मान लो कोई नदी आ रही है, क्या? कोई नदी आ रही है, ठीक है। मान लो यहाँ से कोई नदी फ्लो हो रही है। क्या हो रही है? कोई नदी फ्लो हो रही है। और आगे जाके जब अपन देखते हैं भाई साहब, आगे जाके क्या होता है? आगे जाके ध्यान दीजिएगा। अरे यार, ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। मान लो यहाँ से जो है क्या जा रही है? एक नदी जा रही है। क्या जा रही है? एक नदी जा रही है। आगे जाके ये नदी जाती है और यहाँ पर जो है किसका जमाव हो जाता है? यहाँ पर काफी सारे अवसाद हैं। यहाँ पर काफी सारे किसका जमाव हो गया? अवसाद है। यहाँ पर नदियों के द्वारा किसका निर्माण किया गया? अवसादों का निर्माण किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये नदी अपना मार्ग परिवर्तित कर लेगी। ये नदी जो है अपना मार्ग को क्या कर लेगी? परिवर्तित कर लेगी। और इन अवसादों से दूर जो है ये ऐसे टर्न लेके वापिस ऐसे फ्लो होगी। वापिस ऐसे फ्लो होगी कि नहीं होगी? कि हाँ सर, ऐसे ही फ्लो होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे, क्या लगता है, इसके इधर से भी एक नदी फ्लो हो सकती है कि नहीं हो सकती? कि हाँ सर, बिल्कुल इधर से भी नदी फ्लो हो सकती है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बीच में जो व्हाइट वाला पार्ट है, कौन सा पार्ट है? व्हाइट वाला जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चे, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक। क्या बोलेंगे? ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक बोलेंगे इसको। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलेंगे गोखुर झील। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, किसी नदी के मार्ग में जब क्या आ जाते हैं? अवसाद आ जाते हैं, तो नदी अपना मार्ग को क्या कर लेती है? परिवर्तन कर लेती है। और यहाँ पर जो एक झील बन गई मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर क्या बन गई है? यहाँ पर एक झील बन गई, और इस झील को हम क्या कहेंगे? ऑक्सबो लेक, ठीक है, गोखुर झील। ठीक है, हालांकि समुद्री गुफाएं अलग कंसेप्ट है, समुद्री मेहराब अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर वो क्या होगा? वो होगा समुद्री चट्टान। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे वो है, वायुमंडल की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों के द्वारा, यानी कि कुछ फिजिकल और कुछ केमिकल स्ट्रक्चर के द्वारा भूप्रपट्टी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन। मेरे प्यारे बच्चे, हम किसकी बात कर रहे हैं? भूप्रपट्टी की जो चट्टानी है उसका यांत्रिक विघटन या रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, हम इसके बारे में बार बार बात कर चुके हैं। इसको हम क्या कहेंगे? अपक्षीय। क्या कहेंगे? अपक्षीय। तो सबसे पहले हम समझ रहे आते हैं, वेदरिंग जो होती है इसके लिए कुछ कुछ जो है इसके लिए भौतिक कारक जिम्मेदार होते हैं। कौन से कारक? भौतिक कारक जिम्मेदार होते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भौतिक कारक कौन कौन से? जैसे तापमान, यानी कि टेम्परेचर, तापमान हो गया। क्या? तापमान हो गया, ठीक है, तापमान हो गया। इसके अलावा जल, यानी कि पानी हो गया। इसके अलावा वायु, ठीक है, क्या हो गया? वायु या हिम, यानी कि हिमनद। क्या? हिमनद हो गया। इनके द्वारा क्या किया जाता है? ये कौन से कारक है? भौतिक कारक है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? जब किसी चीज का कटाव किया जाएगा तो ये कौन से कारक होंगे? भौतिक कारक। इसके अलावा जब हम बात कर रहे होंगे हाइड्रेशन की, किसकी? हाइड्रेशन। जब हम बात कर रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चे किसकी? कार्बोनिफिकेशन, कार्बेनिकेशन, ठीक है। तो ये जो है ये कौन से कारक है? ये अपक्षय के कौन से कारक है? ये है मेरे प्यारे बच्चे रासायनिक। कौन से एजेंट्स है? रासायनिक एजेंट्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चे होगा अपक्षय, यानी कि वेदरिंग। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। हिमस्खलन निम्नलिखित आपदाओं में से किस एक घटक का प्रकार है? मेरे प्यारे बच्चे, हिमस्खलन जो होता है, हिमस्खलन जो होता है,
ठीक है। यानी कि लैंडस्लाइड का एक प्रकार है, वायुमंडल में हो नहीं सकता, जल में नहीं हो सकता, जैविक में नहीं हो सकता, तो किसका प्रकार है ये? ठीक है, ये है स्थलीय। कहाँ पर होता है ये? स्थल पर होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। रेगिस्तान या अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक परिधि के इस रूप को जाना जाता है, यानी कि जो है इसको क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? एक ऑप्शन दे रखा है इंसेलबर्ग। क्या नाम दे रखा है? इंसेलबर्ग। ऑप्शन बी है जुगेन, नेक्स्ट है बजादा, और एक है नमभूमि। मेरे प्यारे बच्चे एक ऑप्शन को आप डायरेक्टली काट सकते हो, नमभूमि। नमभूमि का संबंध वेटलैंड से है, तो ये ऑप्शन आप वैसे काट सकते हो। ठीक है, हम बात कर रहे होंगे इंसेलबर्ग का। किसका निर्माण कर रहे होंगे? इंसेलबर्ग का। मेरे प्यारे बच्चे इंसेलबर्ग की स्ट्रक्चर यानी कि ये आकृति हमेशा कहाँ पर बन रही होगी? ये बन रही होगी रेगिस्तान में। कहाँ पर बनती है ये? रेगिस्तान में। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए। ठीक है, आगे मिलते हैं अपन नेक्स्ट एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच। ठीक है, आपको ज्योग्राफी यदि डिटेल से पढ़नी है, कंसेप्चुअली क्वेश्चंस को जानना है, यानी कि एसएससी के पैटर्न पर आपको पैटर्न और कंसेप्ट को समझना है, तो मैं जो है एसएससी जीके जीएस की फाउंडेशन क्लासेस यूट्यूब पर आपको उसके वीडियोस मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को सीरियल वाइज यानी कि उनको सीक्वेंस से आप देखिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।